मॉर्निंग। आगे सभी आगे। हमने ब्रीफ में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस थे वो देखे। आज उनको एक एक करके बारे में और जानेंगे। सबसे पहला आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस जितनी भी आपके प्रोसेस है एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स के प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं। अब उनको मैनेज का मैनेजमेंट आता है मैनेजमेंट के अंदर। कोई भी फंक्शन प्रोसेस प्रोग्राम एप्लीकेशन रन कर रहा है वो एक प्रोसेस के थ्रू पास होके रन करता है। उसको कितना टाइम लगता है, कब वो स्टार्ट हुआ, उसकी आईडी क्या है, इंफॉर्मेशन उसमें क्या है, क्या इनपुट आप उससे ले रहे हैं उस प्रोसेस में, क्या आउटपुट देंगे। जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है ये प्रोसेस शेड्यूलिंग में स्टोर। एक प्रोसेसर कोई भी डीएलोकेट कर देता है। डीएलोकेट यानी हटा देता है, बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है जब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर मुझे ये वाला प्रोसेस नहीं चाहिए, इनमें से कोई प्रोसेस मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको क्लिक करके एंड कर सकता हूँ। और ऑटोमेटिकली भी जब हम इसको बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली भी प्रोसेस मैनेजर उसको डीएलोकेट कर देता है। यानी अब इसकी कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं होगी, बस सीपीयू से मेमोरी यूज नहीं करेगा, मेमोरी डिस्क नेटवर्क जीपीयू कोई भी इंफॉर्मेशन ये यूज एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है सबको? प्रोसेस एक तरह का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। प्रोग्राम या तो पैसिव हो सकता है, प्रोग्राम आपका पैसिव होता है और प्रोसेस आपका एक्टिव। पैसिव और एक्टिव कैसे? प्रोग्राम आपका पैसिव और प्रोसेस एक्टिव कैसे हुआ? अभी क्लियर है? कैसी आवाज आ रही बैकग्राउंड से? दो स्टूडेंट बोल रहे हैं। स्टूडेंट नहीं बोल सर वो आ रहे हैं ना, क्या वो बोलते हैं, वो इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उनकी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है सर। नहीं, वो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी ही आवाज आ रही है, दो स्टूडेंट बोल रहे हैं, कोई बोल तो रहा है। आइए अब ठीक है? जी हाँ, मैं पूछ रहा हूँ प्रोग्राम आपका पैसिव और प्रोसेस एक्टिव कैसे होता है? प्रोग्राम खुद रन होता है या आपको रन करना पड़ता है? कोई भी प्रोग्राम? कुछ प्रोग्राम सर खुद रन हो जाते हैं और कुछ को करना पड़ता है, इसलिए वो पैसिव कहलाता है। मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो जाते हैं स्टार्टअप पे, कुछ बैक एंड में स्टार्ट ही रहते हैं, रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं वो प्रोग्राम्स वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोसेस हमेशा एक्टिव है। आप कोई भी टास्क कर रहे हो, चाहे आपने सिस्टम ही आपका ऑन किया है तो वो भी एक प्रोसेस उसका हमेशा एक्टिव है।
प्रोसेस के पास रिसोर्सेज होते हैं। क्या रिसोर्सेज होते हैं? CPU टाइम, फाइल्स और अदर एट्रीब्यूट्स जो मैनेज करता है। यहाँ देख सकते हैं मैंने बताया था कि एक प्रोग्राम है, रन कर रहा है, CPU से कितनी मेमोरी ले रहा है, रैम की कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, स्पेस कितना यूज़ कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। मिलती है हमको प्रोसेस में, हम देख सकते हैं। प्रोसेसेस के मैनेजमेंट में क्या रहता है? सबसे पहले तो ये प्रोसेसर हर प्रोसेस को एलोकेट करता है, सॉरी, ये हर प्रोसेस पे एक प्रोसेसर एलोकेट करता है CPU में और उसकी प्रोसेस शेड्यूलिंग एलोकेट करता है। कैसे? वो बता सकता है कैसे, किस तरह से एलोकेट करता है प्रोसेसर और प्रोसेस शेड्यूलिंग। बताओ। बता सकते हो किस तरह कर सकता है? प्रोसेसर को एलोकेट और प्रोसेस शेड्यूलिंग कैसे करता है? बस मुझे ये जानना है कैसे करता है। ये सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? टोटल प्रोसेसर यूटिलाइजेशन अक्रॉस ऑल कोर्स CPU के अंदर देख पा रहे हैं? दिख रहा है सभी को स्क्रीन पर? यस। ये परसेंटेज जो आ रही है CPU के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, डिस्क के ऊपर, क्या आ रहा है? क्या है ये सब? क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे? क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे ऊपर? लगता है जो जो इतना परसेंट काम कर रहा है क्योंकि मैं उतनी ये टोटल परसेंटेज कि अभी आपका CPU, आपके जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो प्रोसेसर कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। 62, 57, 71, जैसे जैसे आपके प्रोसेसर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, इनका यूज़ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये यूज़ बढ़ता घटता जाता है, ये कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। कोई भी प्रोसेस रन होता है तो उसको प्रोसेसर को असाइन करना पड़ता है, वो प्रोसेसर को शो करना पड़ता है, एलोकेट वहाँ होता है कि ये प्रोसेस है, प्रोसेसर फिर उसको उस अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करेगा। जितनी मेमोरी उसको चाहिए रन होने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, वो उसे प्रोवाइड करेगा। और प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है? क्या होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग? प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है? जैसे कितना कंप्लीट हुआ है, कितना चल रहा है, वो लिखा था। अभी हमने देखा था उसमें कुछ प्रोसेस बढ़ते हैं, घटते हैं, ठीक, जितना यूज़ आता है उतना ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है उसमें परसेंटेज। प्रोसेस शेड्यूलिंग में आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है? टाइम कितना यूज़ कर रहा है प्रोसेस, उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे कितनी एनर्जी चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, कितना एलोकेशन चाहिए,
वो कब बंद होगा, कब दोबारा से रीस्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर रहती है। अब कोई भी प्रोसेस है उसका क्रिएशन और टर्मिनेशन टाइम होता है प्रोसेस का, होता है कि अभी स्टार्ट हुआ था एक टाइम पे और दूसरे टाइम कुछ टाइम बाद ये एंड हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेटस स्टॉप है, रन है, चल रही है, रनिंग कंडीशन में है। एक पॉज भी आता है, इसको पॉज भी कर सकते हैं इसको। देखो सीपीयू टाइम भी अवेलेबल है, कितना टाइम ये एप्लीकेशन यूज़ कर चुकी है, कितना। ये देखो दिख रहा है सबको, 15 सेकेंड, 7 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा 41 मिनट, 2 घंटे 30 सेकेंड, सॉरी मिनट्स, 14 मिनट, 2 मिनट। दिख रहा है सबका टाइम, कितना टाइम ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं प्रेजेंट स्टेट। जो बंद हो चुके हैं वो भी हैं। आपके जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके स्टेटस को ट्रैक करता है, उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कि कितने टाइम तक वो रनिंग कंडीशन में थे, कब वो स्टॉप हुए, कोई ब्लॉक है, रीस्टार्ट करना जरूरी है, वो भी बताता है। सिंक्रोनाइजेशन कैसे ज़रूरी है, सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिकेशन ये दोनों चीज़ें कैसे ज़रूरी है प्रोसेस मैनेजमेंट में। किस तरह से ज़रूरी है सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस मैनेजमेंट में। सुन पा रहे हैं सभी? सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस मैनेजमेंट में कैसे यूजफुल है, कैसे काम आता है। सबसे पहली चीज सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। गोठा नहीं करना, क्या एक साथ रखना। एक साथ रखना है, इसको ऐसे कह सकते हैं करंट कंडीशन के साथ सिंक हो जाना, मिल जाना, कोऑर्डिनेट कर लेना, ये हो गया आपका सिंक्रोनाइजेशन। अब ये प्रोसेस में कैसे कोई भी प्रोसेस है वो आपकी करंट सिस्टम के साथ, करंट सिचुएशन के साथ वो सिंक्रोनाइज कर लेता है खुद को, उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर लेता है खुद को, कोऑर्डिनेट करता है बाकी सभी प्रोसेसेस के साथ। कम्युनिकेशन, इस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन चाहिए होता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है आपस में सभी प्रोसेसेस में और प्रोसेसर में, तो कम्युनिकेशन के बिना ये कंफर्म नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है, बंद हो चुका है, ये कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगी अगर कम्युनिकेशन नहीं करे। तो कम्युनिकेशन हमको हेल्प करता है सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक रखने, एक ट्रैक रखने के लिए, अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए हर चीज़। डेडलॉक हैंडलिंग में क्या होता है, अगर कोई प्रोग्राम से, एप्लीकेशन से जो बंद है, बिल्कुल बंद है, तो उनको भी हैंडल करना होता है कि ये क्यों बंद है, क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, इसको स्टार्ट करने से, और इसको स्टॉप क्यों किया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रहती है। डीबगिंग में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लैक कर रही है किसी एंड पे प्रोसेस में, उसको डीबग करता है, वापस से ठीक करता है। अब है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी मैनेजमेंट कौन सी होती है। मेन मेमोरी
रैम किस टाइप की मेमोरी होती है आपकी रैम? नॉन वोलेटाइल। कौन सी? वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की होती है कि ये सबसे आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है। फास्टेस्ट कैसे? जो भी आपका पूरे सिस्टम का प्रोसेस, स्पीड, फंक्शनैलिटी, फंक्शंस सारे डिपेंड करते हैं आपकी रैम के ऊपर। आप रोम कितना भी बढ़ा लो, अगर आपकी रैम आप नहीं बढ़ाओगे और पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते जाओगे बिना उसकी कंपैटिबिलिटी के, आपके सिस्टम में आपको स्पीड नहीं मिलेगी। हम देखते हैं जैसे आज से 5 7 6 साल पुराने जो डेस्कटॉप या लैपटॉप होते हैं, जब उनकी रैम हम इंक्रीज भी कर देते हैं तब भी वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? बता सकते हैं क्यों होता है ऐसा? सुन पा रहे हैं सभी? ऐसा क्यों होता है कि जो पुराने सिस्टम्स रहते हैं उनके अंदर अगर हम रैम भी इंक्रीज कर देते हैं तब भी वो स्मूथली वर्क नहीं कर पाता? क्योंकि सर मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों लो क्वालिटी के होते हैं, मतलब कि वो इतने यूटिलाइज नहीं होते। तो कंपैटिबिलिटी इशू आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। अगर एक्सपी के अंदर आप रैम बढ़ा देंगे आज की नई वाली, तो क्या वो काम कर पाएगा? सबसे पहली बात उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब एक्सपी था, एक्सपी के टाइम पे DDR1 DDR2 ये दो आती थी। इसमें आपको रैम लानी पड़ेगी। ये रैम लाओगे आपको, चाहे अभी शायद इस टाइम पे उस कैपेसिटी की रैम उसके अवेलेबल नहीं होगी। अगर DDR3 DDR4 कनेक्ट कर देते हो तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा मेन इशू रहता है कंपैटिबिलिटी का नए और पुराने सिस्टम्स के बीच में। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या करता है? प्रोसेस के मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका क्या रोल रहता है? सबसे पहले आपके जितने भी प्रोसेसेस, फाइल्स, इनपुट आउटपुट्स, प्रोग्राम्स, इनको एलोकेशन और डीलोकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे? एलोकेशन डीलोकेशन कोई भी फाइल या प्रोसेस रन होनी है तो सबसे पहले वो मेमोरी कहाँ से मांगेगी? आपकी मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी में आपका रैम भी आ गई, कैश मेमोरी भी आ गई। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वहाँ से ली जाती है फाइल को रन करने के लिए, प्रोसेस को रन करने के लिए। दूसरा, जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं उनका मेंटेनेंस भी करती है मेन मेमोरी। मेंटेनेंस किस तरह? कौन सा एप्लीकेशन को, कौन से प्रोग्राम को, कौन से प्रोसेस को कितनी मेमोरी अभी यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, कितना वो करंट यूटिलाइज कर रहा है, कौन कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन वो ट्रैक करता है, स्टोर करता है। और प्रोसेस मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज से प्रोसेस मेमोरी का मूवमेंट कुछ भी आता है, कॉपी पेस्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फाइल्स, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को भी ये अपने पास रखता है और उसके अंदर उसको स्पीड और प्रोसेस एलोकेशन प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है सबको? मेन मेमोरी मैनेजमेंट
कैश मेमोरी में कितने लेवल्स होते थे? कौन कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से 3 लेवल? सर प्राइमरी, सेकेंडरी और मेन। बिल्कुल, L1, L2 और L3। सबसे पहले L1 से कोई भी प्रोसेस रन करना होता था, वहाँ से फाइल उठाते थे। L1 में नहीं होती थी तो L2 में जाते थे, और L3 में, और L2 में भी नहीं मिलती थी तब L3 में जाते थे। लास्ट में यही होता था, क्योंकि आपकी मेमोरी को किस तरह यूज़ करना है, कौन सी पोजीशन पे यूज़ करना है, ये खुद उसको डिसाइड करना है। आप मैनुअली कोई कमांड नहीं देंगे कि यहाँ नहीं मिल रहा है तो उधर जाके ले लें। ठीक है, अब फाइल मैनेजमेंट, फाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती है, इसमें उसकी क्रिएटर, मॉडिफिकेशन और एक्सेस, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। और भी बहुत इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे उसकी डेस्टिनेशन पार्ट और सोर्स पार्ट। कॉमनली जो फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, वो सोर्स और ऑब्जेक्ट फॉर्म और डेटा इनको रिप्रेजेंट करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है? क्योंकि आप कोई भी फाइल क्रिएट करो, तो फाइल आपके पास आती है, आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप फाइल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई भी फाइल आती है तो उसको सबसे पहले तो, अगर आपके पास कॉपी होके भी कोई फाइल आई है तो उसका क्रिएशन टाइम आएगा। अब आप उसको ओपन करो या ना करो, तब भी उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन और एक्सेस टाइम रहता है। रहता है नहीं रहता है? ऐसा देखा है ब्लैंक होते हैं तीनों, कभी देखा है? कभी किसी ने देखा है कोई फाइल अगर कॉपी पेस्ट करके, कट पेस्ट करके, अगर किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या हार्ड ड्राइव से सिस्टम के अंदर भी कॉपी करिए, तो ऐसा कभी देखा है कि तीनों क्रिएशन, एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम ब्लैंक रहते हैं? देखा है कभी ऐसा? सुन पा रहे सभी? देखा है कभी ऐसा? नहीं हो सकता। अगर कॉपी पेस्ट होके भी आ रही है तब भी उसके अंदर उसका क्रिएशन टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम और एक्सेस टाइम रहता है। बेसिकली आपके फाइल मैनेजमेंट में आपकी फाइल क्रिएशन, डिलीशन, उसकी डायरेक्टरी क्रिएशन, उसकी डिलीशन, ये इन्फॉर्मेशन होती है। उसके साथ साथ आपकी फाइल्स के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी उसके चेंजेस होंगे वो इन्फॉर्मेशन ही शो करेगा, सपोर्ट करेगा उनको। अदर डायरेक्टरीज पे भी, डिफरेंट डायरेक्टरीज पे अलग अलग, जैसे मैंने बताया था, एक ब्लॉक के अंदर आपके MFT मास्टर फाइल रिकॉर्ड से आपका डेटा स्टोर होना शुरू होता है, जिसको आप फाइल एलोकेशन टेबल कह सकते हैं। अगर डिफरेंट ब्लॉक्स में एक ही फाइल को अलग अलग सेव आपने कर रखा 5 ब्लॉक्स में अलग अलग एंट्रीज पे, तब भी वो इंफॉर्मेशन आपकी हर डायरेक्टरी में रहती है, प्रेजेंट रहती है, लास्ट डायरेक्टरी। ये फाइल और कहाँ से एक्सेस करी जा सकती है। सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी फाइल्स को मैप करता है, उसकी इंफॉर्मेशन मैपिंग, मतलब मैपिंग से यहाँ क्या मतलब है? मैपिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मैपिंग
सुन पा रहे हैं सभी? मैपिंग से क्या मतलब होता है यहाँ पे? फाइल की मैपिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कि फाइल को कहाँ रखना है, कहाँ स्टोर करना है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। बिल्कुल। सेकेंडरी स्टोरेज पे भी स्टोर होती है। अगर आप बात करते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास MFT है, यानी मास्टर फाइल टेबल है, वो अगर आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन रखता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में भी जो भी आप एडिशनल अटैच करते हैं, तो उसका खुद का एक टेबल होता है, NTFS या फैट होता है। वो भी वो इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है उस पर्टिकुलर फाइल के लिए, हर तरह की फाइल के लिए जो उसके अंदर स्टोर रहती है। फाइल मैनेजमेंट आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, तो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के लिए भी अवेलेबल है। और आपके स्टेबल स्टोरेज मीडिया यानी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया, जिसके अंदर आपका डेटा हमेशा प्रेजेंट रहता है अंटिल अनलेस आप उसको डिलीट कर देते, वहाँ पे भी आपके फाइल बैकअप को रखता है। फाइल मैनेजमेंट क्लियर है सबको? फाइल मैनेजमेंट क्लियर है? किसी को कोई इसी तरह का डाउट इसमें? सुन पा रहे हैं सभी? यस सर, क्लियर है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट से आपको बेसिक यहाँ पे मतलब है जो आप इनपुट दे रहे हैं और जो आपको आउटपुट मिलेगा, बेसिकली इसका मतलब है यहाँ पे आपके कैश सिस्टम यानी आपके कैश मेमोरी क्यों उपयोग करता है, यूज़ करता है, क्यों? अगर आपको इनपुट देते हैं और वो प्रोग्राम अगर आपकी कैश मेमोरी में, कैशिंग मेमोरी में स्टोर है, अवेलेबल है, तीनों लेवल में से किसी पे भी, तो वो वहाँ से उसको ईजिली एक्सेस कर लेता है। हर इनपुट का और आउटपुट का, हर इनपुट और आउटपुट का एक जेनेरिक डिवाइस ड्राइवर कोड होता है। क्या होता है? आपने कोई टास्क दिया, यानी टास्क परफॉर्म किया, यानी आपने कुछ इनपुट दिया, एक तरह का टास्क है वो, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी टास्क असाइन हो गया है। आपने कुछ भी इनपुट दिया, आप उसको किस तरह प्रोसेस करके, कौन सी फाइल यूज़ करके, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके, एप्लीकेशन यूज़ करके आपको आउटपुट देना है, वो उसके लिए जेनेरिक डिवाइस। हर डिवाइस के लिए ड्राइवर्स इसमें अवेलेबल होते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट करते हैं, रीड और राइट रिक्वेस्ट को डिस्क पोजीशन कमांड्स में। डिस्क पोजीशन कमांड्स में से क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट को डिस्क पोजीशन कमांड्स में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? क्या मतलब है इस लाइन का? बताएगा कोई? सुन पा रहे हैं सभी? क्या मतलब है इस लाइन का? अभी ऊपर जेनरिक डिवाइस ड्राइवर कोड में मैंने बताया था, उसी से रिलेटेड इसका मतलब क्या मतलब है इस लाइन का? जितनी भी आपकी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो
उसको रीड करता है या राइट करता है आपके रिक्वेस्ट को, फिर उसको डिस्क पोजिशन कमांड्स में ट्रांसलेट कर देता है ताकि आप आउटपुट देख सकें, आपको एक आउटपुट या रिजल्ट मिल सके फोन में। ये इसका मतलब है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट ये तो पता है आप सबको। जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगाते हैं। अदर देन इंटरनल मेमोरी, जो भी स्टोरेज डिवाइस रहेगा वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा। डिस्क हो गए, टेप्स हो गए, सीडीज हो गई, एसएसडी हार्ड ड्राइव हो गई, क्लाउड हो गया, ये सारा आपका सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में आता है। इसके अंदर कितना फ्री स्पेस मैनेजमेंट है, यानी देखते हैं ना हम यहाँ पे कि ये देखो आपको फ्री स्पेस दिख रहा है यहाँ पे कितना है। फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है, परसेंटेज में कितना है, कैपेसिटी कितनी है, सारी इन्फॉर्मेशन होता है। मैं कोई दूसरी स्टोरेज डिवाइस भी इसमें कनेक्ट करता हूँ तो उसके बारे में भी सेम इन्फॉर्मेशन ये देगा या नहीं देगा। उसका स्टोरेज एलोकेशन यानी जो हम वॉल्यूम्स उसमें बनाते हैं, सी ड्राइव, ई ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जितने भी हम बनाते हैं वो स्टोरेज एलोकेशन ये करता है कौन से डिस्क में किस जगह पे होता है। ये सब आप देख चुके हैं। वॉल्यूम 0, डिस्क वॉल्यूम 0, डिस्क वॉल्यूम 1, 2, 3, जैसे जैसे डिस्क वॉल्यूम 0 कौन सी वाली होती है? डिस्क 0 कौन सी हार्ड ड्राइव को सिग्निफाई करता है? रैम हमारी, इसको जो एक्स्ट्रा हमारी रैम होती है उसको नहीं, रैम को थोड़ी करेगा। डिस्क, रैम आपकी डिस्क होती है क्या? नहीं होती। जो आपकी मेन इंटरनल मेमोरी है जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो आपकी डिस्क 0 सिग्निफाई करेगी। कई होते हैं जो अपने सिस्टम में दो हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके रखते हैं तो 0 और 1 ऐसे सिग्निफाई करेगा। 0 वाली आपकी हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम वाली हार्ड ड्राइव रहेगी जिसके अंदर आपने ओएस इंस्टॉल किया है। हमेशा ध्यान रखें 0 वाली वॉल्यूम डिस्क 0 हमेशा आपकी ओएस वाली वॉल्यूम को सिग्निफाई करेगी। और डिस्क शेड्यूलिंग आपकी डिस्क में कितना स्टोरेज अवेलेबल है, क्या कैसे कर रहा है, क्या उसको एनर्जी ज़रूरत है, क्या प्रोसेसर, क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट है आपकी डिस्क को रन करने के लिए। कोई भी उसको रन करना, उसको इंजेक्ट करना, ये सारा डिस्क शेड्यूलिंग में आता है। फिर आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हम सबको अच्छे से पता है। नेटवर्किंग में आपका बेस है जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से। ऐसे अगर आपने कोई कमांड दिया एज ए इनपुट और अगर उस कमांड का आपके प्रोसेसर से भी कम्युनिकेशन या नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं है तो क्या आपको आउटपुट मिल सकता है? मिल सकता है क्या आउटपुट? नहीं मिल सकता। नेटवर्किंग की हेल्प से ही आप अपनी जितनी भी फाइल्स, प्रोसेसेस, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन है उनकी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। और ये सब हम एक रिमोट मशीन पे भी देख सकते हैं। पता है ना रिमोट मशीन पे कैसे देखते हैं? सबको आता है रिमोट मशीन एक्सेस करना?
ये चीज़ पता है या नहीं पता है कि आप अगर सेम नेटवर्क में हो तो आप किसी भी सिस्टम का रिमोट कनेक्शन ले सकते हैं। कैसे ले? तो यानी डेस्क के से करते वही ना सर? हाँ, जिस तरह एनीडेस्क से करते हैं ना, वो एक सेकेंड एप्लीकेशन है। इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आपका रिमोट कनेक्शन अवेलेबल रहता है। देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको रिमोट डेस्कटॉप अनेबल करना पड़ेगा। अनेबल करने के बाद सेम नेटवर्क में होने चाहिए, पर इसके लिए आप सेम नेटवर्क में, फिर वहाँ पे आपको आईपी डालनी पड़ेगी। आईपी कौन सी आईपी है ये? कौन सी आईपी है ये? ये आपकी सिस्टम की आईपी एड्रेस होगा। अब मेरे सिस्टम का अगर मैं रिमोट कनेक्शन लेना चाहता हूँ किसी और सिस्टम से सेम नेटवर्क में, तो मैं ये वाली आईपी डालूंगा। ये आईपी यहाँ पे एंटर करने के बाद वो मुझसे मेरे अकाउंट का, मतलब मेरे यूज़र अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। वो एंटर करने के बाद कनेक्ट करने पे मैं रिमोटली अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ से अनेबल करना ज़रूरी है। इसको बिना अनेबल करे अगर करते रहोगे तो कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसी के लिए टीम व्यूअर, एनीडेस्क, अल्ट्रा व्यूअर और जूम, ये सब एप्लीकेशन अवेलेबल है। वो इंटरनेट बेस्ड काम करती हैं और ये सेम नेटवर्क के अंदर काम करता है। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। नेटवर्किंग है अगर अवेलेबल है सिस्टम के अंदर, तो हम मैसेज पास कर सकते हैं, एक पूरे पर्टिकुलर फोल्डर को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पे, जिसके अंदर उस फोल्डर में आप कोई भी डेटा ऐड करते जाएंगे तो नेटवर्क पे हर किसी को वो फोल्डर अवेलेबल होगा। जो सर्वर नेटवर्किंग होती है, सर्वर में क्या होता है, एक फोल्डर या एक वॉल्यूम बना के वो सभी के साथ शेयर कर देता है। सभी उसके अंदर अपने नाम का फोल्डर बनाए या फोल्डर ना बनाते हुए अपने डिपार्टमेंट का फोल्डर बनाए और फिर उसके अंदर वो सारी फाइल्स वहाँ पे शेयर करते हैं, ताकि किसी को भी उस फाइल की ज़रूरत हो तो वो मांगने नहीं जाएगा, वो उस फोल्डर को एक्सेस कर लेगा, शेयर्ड फोल्डर को, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। फाइल्स की प्रोटेक्शन, मेमोरी, सीपीयू, इन सब की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? किस तरह से कर सकते हैं प्रोटेक्शन? नहीं बेचता फायरवॉल ऑन क्या? फायरवॉल ऑन कर सकते हैं उसके लिए। फायरवॉल नहीं, यहाँ पे अभी अपने खुद के सिस्टम की प्रोटेक्शन पासवर्ड लगा के कर सकते हैं। पासवर्ड लगा के, पिन लगा के प्रोटेक्शन दे सकते हैं। प्रोटेक्शन आपकी कंट्रोलिंग एक्सेस, आप किसी और को कंट्रोल ना दे सके, कोई आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, ये प्रोटेक्शन। और ये डिपेंड भी करता है आपकी फाइल्स और यूज़र्स पे। अगर एक सिस्टम है उसके अंदर 3 यूज़र्स बने हुए हैं तो तीनों का पासवर्ड अलग अलग होगा। तीनों का पासवर्ड अलग अलग, तो तीनों यूज़र्स अकाउंट में फाइल्स भी डिफरेंट रहेगी, सेम कहीं नहीं होती है। ऐसा नहीं होता आपने एक फ़ाइल बना दी और वो तीनों यूज़र एक्सेस कर लें, ऐसा कभी नहीं होता। जो मेन फाइल्स रहती हैं बस वो प्रेजेंट रहती है, जो भी नेक्स्ट क्रिएशन हो रहा है, न्यू क्रिएशन हो रहा है, वो किसी भी अकाउंट के साथ शेयर नहीं होगा। ठीक है, अब सिस्टम प्रोग्राम्स
ये क्या होते हैं? क्या होते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स? क्या होते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स? सिस्टम के प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सिस्टम प्रोग्राम्स हमने काली में देखा था, हम कमांड लाइन काम करते थे, टर्मिनल में जाके जो कमांड लिखते थे उसके बेसिस पे काम होता था। विंडोज़ में आपने देखा आपके पास कमांड इंटरप्रेटर CMD अवेलेबल होता है, शेल अवेलेबल होता है, जिसके अंदर भी आप कमांड एंटर करें तो आपका प्रोसेस वैसे ही काम करता है, पर थोड़ा डिफरेंट वे में। आपके पास इसमें कंपाइलर्स होते हैं, लिंकर्स होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं, FTP, टेलनेट, नेटवर्किंग के, वायरलेस के। ये सारे जो भी प्रोग्राम्स हैं ये आपके सिस्टम प्रोग्राम्स आते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथली रन कर पाते हैं। क्लियर है सबको? अभी तक में किसी को कोई भी डाउट? किसी भी तरह का डाउट है किसी को? कोई भी डाउट अब तक? नहीं सर। चलो बताओ, प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है? क्या होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग? प्रोसेस को मैनेज करता है सर। क्या करता है? देखता है कौन सी प्रोसेस हो रही है, कितनी हो रही है, वो सब। कौन सी प्रोसेस रन कर रही है, कब स्टार्ट हुई है, टर्मिनेट कब होगी, ऑन कब हुई थी, सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। रनिंग स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है, स्टॉप्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन आती है प्रोसेस शेड्यूलिंग में। कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है प्रोसेस मैनेजमेंट में? कम्युनिकेशन किस तरह हेल्प करता है प्रोसेस मैनेजमेंट में? वो जो पहले हम कोई भी इनपुट देते हैं वो पहले वॉइस में जाता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद उसका आउटपुट देता है। अगर इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट के बीच में, इन सब के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिल सकता है, कोई प्रोसेस रन नहीं कर सकता है, कोई प्रोसेस की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं रहेगी अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश इन दोनों, इन सब के बीच में ना रहे तो। ठीक है, मेन मेमोरी जो आपकी होती है वो आपके प्रोसेस को किस तरह से एलोकेट और डिलोकेट करती है? किस तरह से करती है? आउटपुट देते हैं, पहले मेन्यू बनाता है, उसके बाद वो आगे प्रोसेस करता है। आपकी मेमोरी, आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं, फाइल्स है, इनपुट आउटपुट कमांड्स हैं, इन सब के प्रोसेस को वो मेंटेन करता है, मेमोरी प्रोवाइड करवाता है, स्पीड प्रोवाइड करवाता है प्रोसेसेस को कि वो किस तरह
कौन सी जगह पे, कौन सी स्पेस पे वो यूज़ करें उसको, यूज़ होने के बाद डिलोकेट कैसे करना है, बंद कैसे करना है, वो भी सब कुछ मैनेजमेंट आपकी मेन मेमोरी करती है प्रोसेसेस के लिए। प्रोसेसेस के लिए, फाइल्स के लिए, इनपुट आउटपुट कमांड्स के लिए, हर चीज़ के लिए। फाइल मैनेजमेंट में मेन कंपोनेंट क्या रहता है किसी फाइल के लिए? क्या रहता है? फाइल कैसे बनाना है, कहाँ पे स्टोर करना है, उसकी स्टोरेज, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी डायरेक्टरी, सब कुछ। फाइल मैनेजमेंट इंटरनल नहीं, आपके सेकेंडरी स्टोरेज के लिए भी होता है। होता है, नहीं होता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ये कैसे वर्क करता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है? किस तरह काम करता है बताओ? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट बंद कर दिया, ठीक है? सुन पा रहे हैं? तो नहीं पता है। आपने कोई भी इनपुट दिया, इनपुट किस तरह से दिया वो यूज़र पे डिपेंड करता है, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, किसी भी तरह से, ठीक है? अब इनपुट आपने दिया, उस इनपुट को प्रोसेसर को कैसे डिकोड करना है, प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि ये इनपुट आया है? तो उसके लिए जनरिक डिवाइस ड्राइवर कोड होते हैं जो प्रोसेसर को आगे ट्रांसलेट करके बताते हैं कि ये रिक्वेस्ट आई है, इस रिक्वेस्ट के लिए आपके पास क्या आउटपुट देना है। वो डिस्क पोजिशन कमांड्स पे, डिस्क पोजिशन कमांड्स में उसको कन्वर्ट करता है, फिर प्रोसेसर उसको रीड करता है, रीड करने के बाद वो स्पेसिफिक प्रोग्राम, एप्लीकेशन जो जिस तरह से उसको आउटपुट चाहिए आपको प्रेजेंट कर देता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, आपकी डिस्क, टेप्स, ऑप्टिकल ड्राइव जितनी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो रहती है। नेटवर्किंग में क्या होता है? नेटवर्किंग, प्रोटेक्शन और सिस्टम को सेम नेटवर्क में किसी और सिस्टम पे बैठ के मैं अपने सिस्टम को रिमोटली कैसे चेक कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, बताओ? किस तरह से कर सकते हैं? सुन पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। कैसे चेक कर सकता हूँ मैं अपने सिस्टम को किसी और सिस्टम से रिमोटली कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? सर रिमोट एक्सेस का जो ऑप्शन आता है वही से कर सकते हैं, अगर जो लैन में कनेक्टेड है तो। अगर लैन में नहीं है तो लैन में कनेक्ट होने के साथ साथ सेम नेटवर्क में सारे सिस्टम कनेक्ट होने चाहिए। सेम नेटवर्क में भी होनी चाहिए।
सेम नेटवर्क में होंगे तभी मैं सेम नेटवर्क वाले अपने सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको रिमोट कनेक्शन एनेबल करना पड़ेगा। एनेबल करने के बाद रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में आपको आपके सिस्टम की आईपी डालनी पड़ेगी और यूज़र नेम, आपके यूज़र का यूज़र नेम जो स्टार्टिंग में आता है और उसका पासवर्ड वो एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने सिस्टम का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। इसमें आप मैसेजेस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली। प्रोटेक्शन में जितने भी आप पासवर्ड्स यूज़ करते हैं, फाइल्स की, फोल्डर्स की, मेन सिस्टम की, ये सब आता है। आप चाहें तो अपने डिवाइस में यूएसबी पोर्ट ब्लॉक कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट ब्लॉक कर देंगे तो आप कोई भी अगर यूएसबी अपने सिस्टम में अटैच करेंगे तो वो ओपन ही नहीं होगी। ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन फीचर है। सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं? कंपाइलर होते हैं, कमांड रन करते हैं। कोई भी प्रोग्राम हम कमांड लाइन के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, जीयूआई इंटरफेस के थ्रू जिस तरह से भी रन करते हैं वो आपके कंट्रोल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। इसके अंदर आपके कंपाइलर्स, कम्युनिकेशन, एफटीपी, टेलनेट्स, हर तरह की इंफॉर्मेशन रहती है। मेन नेसेसरी सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके सिस्टम को ऑडियो, वीडियो, नेटवर्किंग, ग्राफिक्स, टाइपिंग, इनकोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी प्रोसेसेस प्रोवाइड करवाता है, वो आपके सिस्टम प्रोग्राम्स हैं। क्लियर है सबको? किसी भी तरह का कोई डाउट? है किसी को कोई डाउट?